सीसीटीवी कैमरे से लेकर पर्सनल फोन तक हैक कर लिए जाते हैं, जरा सी भनक तक नहीं लगती है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता तो मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता था। वहां पर ईरान के लोग प्लानिंग कर रहे थे, यहाँ पर इजराइल सीसीटीवी कैमरे में सारी चीजें देख रहा था। जिस तरीके से अमेरिका इंडिया को परमाणु बनाने नहीं दे रहा था, उस तरीके से ईरान को भी रोक रहा था। खेमनाई के ऊपर स्ट्राइक करने के तुरंत बाद फाइटर जेट इतनी स्पीड से निकल जाते हैं कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाता है। देखिए, ये है ईरान और ये है तेहरान, जो ईरान की लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल भी कह सकते हैं। और यही सेंट्रल तेहरान, जहाँ पेस्ट स्ट्रीट के पास ही ईरान के सुप्रीम लीडर का रेजिडेंस है, जिसे ईरानियन हाउस ऑफ लीडरशिप कहते हैं। और इसका एक स्पेसिफिक नाम भी है, बहीत रैबरी। अब किस तरीके से डायरेक्ट सुप्रीम लीडर के रेजिडेंस पर मिसाइल मार दी, किस तरीके से सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लिया गया, कैसे ईरान के आर्मी के लोगों को इजराइल ने अपने अंडर में ले लिया, अमेरिका का क्या रोल है इसमें, इस पूरी इजराइल की प्लानिंग को आज हम जो है यहाँ पर जानेंगे। Khamenei is dead. देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर का पूरा नाम है अली हुसैनी खेमनाई, लेकिन कॉमनली लोग इन्हें अयातुल्ला अली खेमनाई के नाम से जानते हैं। और ये सिर्फ एक लीडर नहीं, बल्कि ईरान की पूरी मिलिट्री और फॉरेन पॉलिसी के सबसे बड़े डिसीजन मेकर है। और यही मेन मोटिव था इजराइल का, कि अली खेमनाई के मरने के बाद पूरी ईरान की इकोनॉमी को अफेक्ट कर सके। अब यहाँ से मैं आपको इजराइल और ईरान की दुश्मनी के बारे में बताता हूँ, और ये दुश्मनी ईरान के लीडर के असैसिनेशन तक कैसे पहुंची, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जो ईरान है वो इजराइल को कोई देश नहीं मानता है, और उनके बीच जो ये लड़ाई वो बहुत सालों से चली आ रही है। अब 1950 आता है, इस टाइम पर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट करता है, और धीरे धीरे ये बात पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है, और इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बन जाती है। क्योंकि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता तो मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस बदल सकता था। अब कुछ टाइम तक ये सब ऐसा ही चलता रहता है। फिर 2010 में टेंशन अपने टॉप पर पहुंच चुकी थी, साइबर अटैक्स बढ़ गए, टारगेट स्ट्राइक बढ़ गई, लेकिन ये सब ओपनली सामने नहीं आने दिया। ग्लोबल रिपोर्ट्स में बार बार मेंशन हुआ है कि एक शैडो कॉन्फ्लिक्ट दोनों साइड से हमेशा से रहा है। शैडो कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसी वॉर होती है जो डायरेक्टली नहीं होती, जहां कंट्रीज एक दूसरे को सीक्रेटली डैमेज करती हैं। अब ऐसे सिचुएशन इतनी इंटेंस हो जाती है कि ईरान के जो बैक ग्रुप्स हैं, हिजबुल्ला, हमास, हुतीज, सीरिया मिलिटेंट, इनमें और इजराइल में जमकर ये स्ट्राइक और मिसाइल अटैक्स हुए थे इस फेज में। लेकिन ये इनडायरेक्ट अटैक रुकने के बजाय और तेजी से स्टार्ट हो जाते हैं। बस इसी के बाद से इजराइल ने 2025 में ही खेमनाई को टारगेट करने का प्लान बनाया था, पर ये प्लान जो है वो वेटो कर दिया गया था, मतलब कैंसिल कर दिया गया था। क्योंकि इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी पहले सुप्रीम लीडर जो है, उनसे जो नीचे के कमांडर्स हैं उन्हें मारना चाहती थी, और कुछ ऐसा ही करती है। बगदाद एयरपोर्ट जो इराक में है, वहीं पर कासिम सुलेमानी भी मौजूद थे। कासिम सुलेमानी वो कमांडर है जो ईरान के बैक ग्रुप को कंट्रोल करते थे। इजराइल ने इनकी पूरी ट्रैकिंग पहले कर ली थी। 3 जनवरी 2020 को ऑन दी स्पॉट इन्हें इजराइल ड्रोन अटैक में मार देता है ईरान बगदाद एयरपोर्ट में। इनके बाद जो बहुत हंगामा हुआ, ईरान ने भी कई अटैक करे। तो उसी टाइम 2020 में क्या करते हैं कि ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फागरेस को भी मार देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर का तो पूरा झगड़ा। साइंटिस्ट को मारने से पहले इजराइल कई अटैक कर चुका था ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर। अब यहीं से इजराइल को समझ में आ जाता है कि ऐसे कब तक साइंटिस्ट या कमांडर्स को मारते रहेंगे, क्योंकि और उल्टा नुकसान ही हो रहा था इजराइल को। क्योंकि इजराइल 2 बड़े कमांडर्स या लीडर्स को टारगेट करता था, लेकिन फिर उसके बाद ईरान भी बहुत बड़े बड़े मिसाइल अटैक करता था और इजराइल को बहुत डिस्ट्रॉय कर देता था। बस इसी के बाद 2025 के आखिर में यूएस ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के लोग और अपना सिस्टम इजराइल को दे दिया, और मोसाद जो इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाती है। और ये सब पहले क्या करते हैं, सुप्रीम लीडर को ट्रैक करना शुरू करते हैं कि अली खेमनाई कब अपने रेजिडेंस से निकलते हैं, क्या कोई अंडरग्राउंड बेस भी है, सुप्रीम लीडर किन किन लोगों से मिलते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन ट्रैक करने के लिए इन्होंने फोन डाटा का यूज किया, क्योंकि ईरानियन जो है वो फोन बहुत ज्यादा यूज करते थे। देखिए, मोसाद और CIA ने अली खेमनाई के रेजिडेंस में जो सिक्योरिटी जीते थे उनके फोन हैक कर लिए और पूरा डाटा निकाल लिया। और इसी फेज में इन्होंने अली खेमनाई के मूवमेंट को भी ट्रैक करना शुरू कर दिया था। इनर सर्कल को भी इन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया था कि अली खेमनाई किन के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, और सिक्योरिटी यूपोल्स को भी बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया था कि जब अली खेमनाई निकलते हैं तो कितनी सिक्योरिटी होती है, साथ में काफिला कितना बड़ा होता है, और ऐसे करके बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। और बस इसी दौरान इन्होंने पूरे अली खेमनाई असैसिनेशन मिशन में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक ऐसी मीटिंग के बारे में पता चलता है जो अली खेमनाई के रेजिडेंट बेहद रैबरी में होने वाली थी, जिससे अली खेमनाई के साथ और दूसरे बड़े सीनियर आर्मी के लीडर भी शामिल होने वाले थे। और ये सारी जानकारी इजराइल और अमेरिका को उन सैटेलाइट की वजह से मिली थी जो उन्होंने स्पेशली इसी मिशन के लिए लगा रखी थी। इन्हीं सैटेलाइट की वजह से उन्हें मीटिंग्स की टाइमिंग और लोकेशन का भी एग्जैक्ट पता लगा लिया था। अभी ये लोग इस प्लान को लॉक कर देते हैं और 28 फरवरी 2026 को अली खेमनाई के सीक्रेट एजेंट बेहद रैबरी पर डायरेक्ट स्ट्राइक कर देते हैं। स्ट्राइक इतनी फास्ट होती है कि कोई कुछ समझ पाता। इससे पहले स्ट्राइक करने के तुरंत बाद फाइटर जेट तुरंत निकल जाते हैं और अली खेमनाई के साथ 40 और लोगों की डेथ हो जाती है।
इनका जो ये मिशन है वो यहाँ पर जो है सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसके बाद जो है वर्ल्ड में और ईरान वगैरह में बहुत ज़्यादा जो है बवाल होने लग जाता है, पर फिर इस इंसिडेंट के बाद छोड़ता ईरान भी नहीं है, ईरान भी बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन कर देता है इजराइल में भी।